लोग स्टडी करते हैं सिविल प्रोसीजर कोड 1908 धारा 88 से लेके 55 तक, यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड 1908 सेक्शन 88 टू 95। तो आइए देखा जाए कि सेक्शन 88 से लेके 95 तक में क्या प्रोविजन किया गया है। सबसे पहले हम लोग सेक्शन 88 देखते हैं जो बात करता है इंटरप्लेडर सूट की, वेयर इंटरप्लेडर सूट में बी इंस्टीट्यूटेड। यानी कि धारा 88 बात करता है कि इंटरप्लेडर सूट कहाँ संस्थित किया जाएगा, वेयर इंटरप्लेडर सूट में बी इंस्टीट्यूटेड। देन वेयर टू और मोर पर्सन क्लेम एडवर्सली one another the same debt, sum of money or other property, movable or immovable, from an other person who claims no interest therein other than for charges or cost, and who is ready to pay or deliver it to the rightful claimant. Such other person may institute a suit of interpleader against all the claimants for the purpose of the obtaining a decision as to person to whom the payment or delivery shall be made, and of obtaining indemnity for himself, provided that where any suit is pending in which the rights of all parties can properly be decided, no such suit of interpleader shall be instituted। यानी कि सेक्शन 88 धारा 88 बात करता है सिविल प्रोसीजर कोड का कि अंतराभिवाची वाद अर्थात इंटरप्लेडर सूट कहाँ संस्थित किया जा सकेगा। देन जहाँ दो या दो से अधिक व्यक्ति उसी ऋण धनराशि या ऐसी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में एक दूसरे के प्रतिकूल दावा किसी ऐसे अन्य व्यक्ति से करते हैं जो प्रभारों या खर्चों से भिन्न किसी हित का उसमें दावा नहीं करता है, और जो अधिकारवान दावेदार को उसे देने या परिदत्त करने के लिए तैयार है, वहाँ ऐसा अन्य व्यक्ति समस्त ऐसे दावेदारों के विरुद्ध अंतराभिवाची वाद उस व्यक्ति के बारे में जिसे संदाय या परिदान किया जाएगा विनिश्चय अभिप्राप्त करने और अपने लिए परित्राण अभिप्राप्त करने के प्रयोजन से संस्थित कर सकेगा। प्रोविजो है, परंतु जहां ऐसा वाद लंबित है जिसमें सभी पक्षकारों के अधिकार उचित रूप से विनिश्चित किए जा सकते हैं, वहाँ ऐसा अंतराभिवाची वाद संस्थित नहीं किया जाएगा। ये सेक्शन 88 बात करता है इंटरप्लेडर सूट की। अब हम लोग सेक्शन 89 देख लेते हैं जो बात करता है आर्बिट्रेशन की अर्थात सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स आउटसाइड द कोर्ट। सेक्शन 89 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड बात करता है न्यायालय के बाहर विवादों का निपटारा अर्थात सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स आउटसाइड द कोर्ट। सबसेक्शन 1 बात करता है कि वेयर इट अपीयर्स टू द कोर्ट दैट देयर एग्जिस्ट एलिमेंट ऑफ अ सेटलमेंट व्हिच मे बी एक्सेप्टेबल टू द पार्टीज, द कोर्ट शैल फॉर्मुलेट द terms of settlement and give them to the parties for their observation, and after receiving the observations of the parties, the court may reformulate the terms of a possible settlement and refer the same for arbitration, conciliation, judicial settlement including settlement through lok adalat or mediation। अर्थात सेक्शन 89 जो न्यायालय के बाहर विवादों का निपटारा की बात करता है, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स आउटसाइड द कोर्ट की बात करता है। सबसेक्शन 1 में लिखा गया है कि जहां न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि किसी समझौते के ऐसे तत्व विद्यमान हैं जो पक्षकारों को स्वीकार्य हो सकते हैं,
वहाँ न्यायालय समझौते के निबंधन बनाएगा और उन्हें पक्षकारों को उनकी टीका टिप्पणी के लिए देगा और पक्षकारों की टीका टिप्पणी करने के पश्चात न्यायालय संभव समझौते के ऐसे निबंधन पुनः बना सकेगा और उन्हें आर्बिट्रेशन अर्थात मध्यस्थम के लिए भेज सकेगा, कॉन्सिलिएशन अर्थात सुलह के लिए भेज सकेगा, जुडिशियल सेटलमेंट इंक्लूडिंग सेटलमेंट थ्रू लोक अदालत यानी कि न्यायिक समझौते जिसके अंतर्गत लोक अदालत के माध्यम से समझौते भी आते हैं, या मेडिएशन अर्थात बीच बचाव के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा। सबसेक्शन 2 बात करता है कि वेयर अ डिस्प्यूट हैज बीन रेफर्ड for arbitration or conciliation, the provisions of the Arbitration and Conciliation Act shall apply as if the processing for arbitration or conciliation were referred for settlement under the provisions of that act. अर्थात मध्यस्थम या सुलह के लिए निर्दिष्ट किया गया वहाँ मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 के ऐसे उपबंध लागू होंगे मानो मध्यस्थम या सुलह के लिए कार्यवाहियां उस अधिनियम के उपबंधों के अधीन समझौते के लिए निर्दिष्ट की गई हैं। ये सबसेक्शन 2 का क्लॉज ए बात करता है। बी बात करता है कि टू लोक अदालत द कोर्ट शैल refer the same to the लोक अदालत in accordance with the provisions of subsection 1 of section 20 of Legal Services Authority Act 1987 and all other provisions of that act shall apply in respect of the disputes so referred to the लोक अदालत। अर्थात लोक अदालत को निर्दिष्ट किया गया है तो वहाँ न्यायालय उसे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 20 की उपधारा 1 के उपबंधों के अनुसार लोक अदालत को निर्दिष्ट करेगा और उस अधिनियम के सभी अन्य उपबंध लोक अदालत को इस प्रकार निर्दिष्ट किए गए विवादों के संबंध में लागू होंगे। और सी बात करता है कि फॉर द जुडिशियल सेटलमेंट द कोर्ट शैल रेफर द सेम टू a suitable institution or person and such institution or person shall be deemed to be a Lok Adalat and all provisions of the Legal Services Authority Act 1987 shall apply as if the dispute were referred to a Lok Adalat under the provision of that act। अर्थात न्यायिक समझौता के लिए निर्दिष्ट किया गया है तो वहाँ न्यायालय उसे किसी उपयुक्त संस्था या व्यक्ति को निर्दिष्ट करेगा और ऐसी संस्था या व्यक्ति को लोक अदालत समझा जाएगा तथा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के सभी उपबंध ऐसे ही लागू होंगे मानो वह विवाद लोक अदालत को उस अधिनियम के उपबंधों के अधीन निर्दिष्ट किया गया था। डी बात करता है कि यदि ऐसा विवाद फॉर मेडिएशन the court shall effect a compromise between the parties and shall follow such procedures as may be prescribed, यानी कि बीच बचाव के लिए निर्दिष्ट किया गया है तो वहाँ न्यायालय के पक्षकारों के बीच समझौता कराएगा और ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो विहित की जाए। सेक्शन 90 हम लोग देख लेते हैं जो बात करता है पावर टू स्टेट केस फॉर ओपिनियन ऑफ कोर्ट, यानी कि न्यायालय की राय के लिए मामले का कथन करने की शक्ति। तो वेयर एनी पर्सन एग्री इन राइटिंग टू स्टेट अ केस फॉर द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट देन द कोर्ट शैल ट्राई एंड डिटरमाइन द सेम इन मैनर प्रिस्क्राइब्ड। अर्थात जहाँ कोई व्यक्ति न्यायालय की राय के लिए किसी मामले का कथन करने के लिए लिखित करार कर ले तो वहाँ न्यायालय विहित रूप से या विहित रीति से उसका विचारण और अवधारण करेगा। ये सेक्शन 90 बात करता है। अब हम लोग सेक्शन 91 देख लेते हैं जो बात करता है पब्लिक न्यूसेंसेस एंड अदर रॉन्गफुल एक्ट्स अफेक्टिंग द पब्लिक। सेक्शन 91 बात करता है कि पब्लिक न्यूसेंसेस एंड अदर रॉन्गफुल एक्ट्स अफेक्टिंग द पब्लिक, अर्थात लोक न्यूसेंस और लोक पर प्रभाव डालने वाले अन्य दोषपूर्ण कार्य। पब्लिक न्यूसेंसेस एंड अदर रॉन्गफुल एक्ट्स
affecting the public. In the case of a public nuisance or other wrongful act affecting or likely to affect the public, a suit for a declaration and injunction or for such other relief as may be appropriate in the circumstances of the case may be instituted by the Advocate General or by the leave of the court with two or more persons, even though no special damage has been caused to such person by reason of such public nuisance or other wrongful act. एंड सबसेक्शन 2 बात करता है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू लिमिट और अदरवाइज अफेक्ट एनी राइट ऑफ सूट विच मे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ इट्स प्रोविजन। अर्थात सेक्शन 91 बात करता है कि लोक न्यूसेंस और लोक पर प्रभाव डालने वाले अन्य दोषपूर्ण कार्य, तो लोक न्यूसेंस या अन्य ऐसे दोषपूर्ण कार्य की दशा में जिससे लोक पर प्रभाव पड़ता है या प्रभाव पड़ना संभव है, घोषणा और व्यादेश के लिए या ऐसे अन्य अनुतोष के लिए जो मामले की परिस्थितियों में समुचित हों, वाद महाधिवक्ता द्वारा यानी कि एडवोकेट जनरल द्वारा या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा ऐसे लोक न्यूसेंस या अन्य दोषपूर्ण कार्य के कारण ऐसे व्यक्तियों को विशेष नुकसान न होने पर भी न्यायालय की इजाज़त से संस्थित किया जा सकेगा। और इस धारा की कोई भी बात वाद के किसी ऐसे अधिकार को परिसीमित करने वाली या उस पर अन्यथा प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी जिसका अस्तित्व इसके उपबंधों से स्वतंत्र है। अब हम लोग सेक्शन 92 देख लेते हैं जो बात करता है पब्लिक चैरिटीज़ यानी कि लोकपूर्ण कार्य। सेक्शन 92 of the Civil Procedure Code. In the cases of any alleged breach of any express or constructive trust created for the public purposes of a charitable or religious nature or where the direction of the court is deemed necessary for the administration of any such trust, the Advocate General or two or more persons having interest in the trust and having obtained the leave of the court may institute a suit whether contingent or not in the principal civil court of original jurisdiction or in any other court empowered in that behalf by the state government within the local limits of whose jurisdiction the whole or any part of the subject matter of the trust is situated to obtain a decree। अर्थात सेक्शन 92 बात करता है कि पूर्त या धार्मिक प्रकृति के लोक प्रयोजन के लिए सृष्ट किसी अभिव्यक्ति या अन्वयिक न्यास के लिए या किसी अविकथित भंग के मामले में या जहां ऐसे किसी न्यास के प्रशासन के लिए न्यायालय का निर्देश आवश्यक समझा जाता है, वहां महाधिवक्ता या न्यास में हित रखने वाले ऐसे दो या दो से अधिक व्यक्ति जिन्होंने न्यायालय की इजाज़त अभिप्राप्त कर ली है, ऐसा वाद चाहे वह प्रतिविरोधात्मक हो या नहीं, आरंभिक अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय में या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किए गए किसी अन्य न्यायालय में जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर न्यास की संपूर्ण विषय वस्तु या उसका कोई भाग स्थित है, तब ऐसी दशा में निम्नलिखित डिक्री अभिप्राप्त करने के लिए संस्थित कर सकेंगे। कौन कौन सी डिक्री? पहला, रिमूविंग एनी ट्रस्टी, बी अपॉइंटिंग अ न्यू ट्रस्टी, वेस्टिंग एनी प्रॉपर्टी इन अ ट्रस्टी, डायरेक्टिंग अ ट्रस्टी हु हैज बीन रिमूव्ड or a person who has ceased to be a trustee to deliver possession of any trust property in his possession to the person entitled to the possession of such property, directing accounts and inquiries, declaring what proportion of trust of property or of the interest therein shall be allocated to any particular object of the trust, authorizing the whole or any part of the trust property to be laid, sold, mortgaged, and
सेटलिंग अ स्कीम, अर्थात निम्नलिखित डिक्री अभिप्राप्त करने के लिए वह बात संस्थित कर सकता है, जैसे किसी न्यासी को हटाने की डिक्री, नए न्यासी को नियुक्त करने की डिक्री, न्यासी में किसी संपत्ति को निहित करने की डिक्री, ऐसे न्यासी को हटाया जा चुका है, या ऐसे व्यक्ति को जो न्यासी नहीं रह गया है अपने कब्जे में किसी न्यास संपत्ति का कब्जा उस व्यक्ति को जो उस संपत्ति के कब्जे का हकदार है परिदत्त करने का निर्देश देने की डिक्री, लेखाओं और जांचों को निर्दिष्ट करने की डिक्री, यह उद्घोषणा करने की डिक्री कि न्यास संपत्ति का या उसमें की हित का कौन सा अनुपात न्यास के किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए आवंटित होगा, संपूर्ण न्यास संपत्ति या उसके किसी भाग का पट्टे पर उठाया जाना, बंधक किया जाना या विनिमय किया जाना प्राधिकृत करने की डिक्री, स्कीम स्थिर करने की डिक्री, सेटलिंग अ स्कीम। नेक्स्ट जो है कि ग्रांटिंग सच फर्दर और अदर रिलीफ एज द नेचर ऑफ द केस में रिक्वायर, अर्थात ऐसा अतिरिक्त या अन्य अनुतोष अनुदत्त करने की डिक्री जो मामले की प्रकृति से अपेक्षित हो। सबसेक्शन 2 बात करता है कि सेव एज प्रोवाइडेड बाय द रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट 1863 or by any corresponding law in force in the territories which immediately before the 1st November 1956 were comprised in Part B states no suit claiming any of the reliefs specified in subsection 1 shall be instituted in respect of any trust as therein referred to except in conformity with the provision of that subsection। अर्थात सबसेक्शन 2 बात करता है कि उसके सिवा जैसा धार्मिक विन्यास अधिनियम 1863 द्वारा या उन राज्य क्षेत्रों में जो 1 नवंबर 1956 के ठीक पूर्व भाग ख में राज्यों में ऐसे समाविष्ट थे, तो प्रवृत्त तत्समान किसी विधि द्वारा उपबंधित हैं, तो उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट अनुतोषों में से किसी के लिए दावा करने वाला कोई भी वाद ऐसे किसी न्यास के संबंध में जो उसमें निर्दिष्ट है उस उपधारा के उपबंधों के अनुरूप ही संस्थित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। सबसेक्शन 3 बात करता है कि where the court may alter the original purposes of an express or constructive trust created by public purposes of a charitable or religious nature and allow the property or income of such trust or any portion thereof to be applied surplus in one or more of the following circumstances, namely, अर्थात सबसेक्शन 3 बात करता है कि न्यायालय पूर्त या धार्मिक प्रकृति की लोक प्रयोजनों के लिए सृष्ट किसी अभिव्यक्त या अन्वयिक न्यास के मूल प्रयोजनों में परिवर्तन कर सकेगा और ऐसे न्यास की संपत्ति या आय को अथवा उसके किसी भाग को निम्नलिखित में से एक या अधिक परिस्थितियों में समान उद्देश्य के लिए उपयोजित कर सकेगा, अर्थात जहां न्यास के मूल प्रयोजन पूर्णतः या भागतः, यानी कि where the original purposes of the trust in whole or in part have been as far may be fulfilled, अर्थात जहां न्यास के मूल प्रयोजन पूर्णतः या भागतः जहाँ तक हो सके पूरे हो गए हैं, have been as far as may be fulfilled, and second cannot be carried out at all or cannot be carried out according to the direction given in the instrument creating the trust or where there is no such instrument according to the spirit of the trust, अर्थात क्रियान्वित किए नहीं जा सकते हैं या न्यास को सृष्ट करने वाले लिखित में दिए गए निर्देशों के अनुसार, या जहां ऐसी कोई लिखित नहीं है वहां न्यास की भावना के अनुसार क्रियान्वित नहीं किए जा सकते हैं। बी बात करता है कि where the original purposes of the trust provide a use for a part only of the property available by virtue of trust, अर्थात जहां न्यास के मूल प्रयोजनों में
न्यास के आधार पर उपलब्ध संपत्ति के केवल एक भाग के उपयोग के लिए ही ऐसा उपबंध किया गया है। And see where the property available by virtue of the trust and other property applicable for similar purposes can be more effectively used in conjunction with and to that end can suitably be made applicable to any other purpose and regard being had to the spirit of the trust and its applicability to the common purposes। सी बात करता है कि जहां न्यास के आधार पर उपलब्ध संपत्ति और समान प्रयोजन के लिए उपयोजित की जा सकने वाली अन्य संपत्ति का न्यास की भावना और सामान्य प्रयोजनों के लिए उसके उपयोजन को ध्यान में रखते हुए किसी अन्य प्रयोजन के साथ साथ अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है और वह उस उद्देश्य से किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयुक्त रीत से उपयोजित की जा सकती है। अथवा डी बात करता है कि वेयर द ओरिजिनल पर्पसेस, डी वेयर द ओरिजिनल पर्पसेस ऑफ द ट्रस्ट प्रोवाइड अ यूज, हम लोग बी स्टडी कर रहे हैं। बी where the original purposes of the trust provide a use for a part only of the property available by virtue of trust। अर्थात बी यह कहता है कि जहाँ पे ओरिजिनल पर्पजेज जो हैं where the original purposes of the trust provide a use for a party only of the property available by the virtue of trust। सी बात करता है कि where the property is available by virtue of trust and other property applicable for similar purposes can be more effectively used in conjunction with and to that end can suitably be made applicable to any other purposes regard being had to the spirit of the trust and its applicability to the common purposes। यह सी बात करता है। डी बात करता है कि वेयर द ओरिजिनल पर्पजेस इन होल और इन पार्ट वेयर laid down by the reference to an area which then was but had since ceased to be a unit for the such purposes। and E बात करता है कि where the original purposes in whole or in part have since they were laid down been adequately provided for by other means seized as being useless or harmful to the community, ceased to be in law charitable, and fourth, ceased in any other way to provide a suitable and effective method of using the property available by virtue of the trust, regard being had to the spirit of the trust। सेक्शन 93 बात करता है एक्सरसाइज ऑफ पावर्स ऑफ एडवोकेट जनरल आउटसाइड प्रेसिडेंसी टाउन। तो सेक्शन 93 हम लोग देख रहे थे प्रेसिडेंसी नगरों से बाहर महाधिवक्ता की शक्तियों का प्रयोग। द पावर्स कन्फर्ड बाय सेक्शन 91 and 92 of the Civil Procedure Code, the Advocate General may outside the presidency town be with the previous sanction of the government, state government, exercised also by the collector or by such officer as the state government may appoint in this behalf। अर्थात सेक्शन 93 बात करता है कि प्रेसिडेंसी नगरों से बाहर महाधिवक्ता की शक्तियों का प्रयोग। तो महाधिवक्ता को धारा 91 और धारा 92 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग प्रेसिडेंसी नगरों से बाहर राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से कलेक्टर या ऐसा अधिकारी भी कर सकेगा जिसे राज्य सरकार इस निमित्त नियुक्त करे। तो हम लोग अब सेक्शन 94 देखते हैं जो बात करता है सप्लीमेंटल प्रोसेसिंग की, यानी कि सप्लीमेंटल प्रोसेसिंग अर्थात अनुपूरक कार्यवाहियाँ। In order to prevent the ends of justice from being defeated, the court may, if it is so prescribed, issue a warrant to arrest
the defendant and bring him before the court to show cause why he should not give security for his appearance, and if he fails to comply with any order for security, commit to the civil prison. अर्थात सबसेक्शन 1 बात करता है इसका 94 का कि इन ऑर्डर टू प्रिवेंट यानी कि न्यायालय न्यास के उद्देश्यों का विफल किया जाना निवारित करने के लिए उस दशा में जिसमें ऐसा करना विहित हो, प्रतिवादी को गिरफ्तार करने के लिए ए हम लोग स्टडी कर रहे हैं इशू अ वारंट ए इशू अ वारंट टू अरेस्ट द डिफेंडेंट, अर्थात प्रतिवादी को गिरफ्तार करने के लिए और न्यायालय के सामने उसको इस बात का हेतुक दर्शित करने के लिए लाए जाने के लिए कि उसे अपने अपीयरेंस होने के लिए प्रतिभूति क्यों न देनी चाहिए, वारंट निकाल सकेगा और यदि वह प्रतिभूति के लिए दिए गए आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है तो उसे सिविल कारागार को सुपुर्द कर सकेगा। बी बात करता है कि डायरेक्ट द डिफेंडेंट टू फर्निश सिक्योरिटी टू प्रोड्यूस एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू हिम and to place the same at the disposal of the court or order the attachment of any property। अर्थात बी बात करता है कि प्रतिवादी को अपनी कोई संपत्ति पेश करने के लिए प्रतिभूति देने और उस संपत्ति को न्यायालय के नियंत्रणाधीन रखने का निर्देश दे सकेगा या किसी ऐसी संपत्ति की कुर्की आदेश कर सकेगा। सी बात करता है कि वेयर or temporary injunction and in a case of disobedience commit the person guilty thereof to the civil prison and order that his property be attached and sold। अर्थात अस्थायी व्यादेश अनुदत्त कर सकेगा और अवज्ञा की दशा में उसके दोषी व्यक्ति को सिविल कारागार को सुपुर्द कर सकेगा और आदेश दे सकेगा कि उसकी संपत्ति कुर्क की जाए और उसका विक्रय किया जाए। डी बात करता है कि अपॉइंट अ रिसीवर ऑफ एनी प्रॉपर्टी एंड इन्फोर्स द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज बाय अटैचिंग एंड सेलिंग हिज प्रॉपर्टी, अर्थात किसी संपत्ति का रिसीवर नियुक्त कर सकेगा और उसकी संपत्ति को कुर्क करके और उसका विक्रय करके उसके कर्तव्यों का पालन करा सकेगा। ई बात करता है मेक सच अदर इंटरलॉकेटरी ऑर्डर एज मे अपीयर द कोर्ट टू बी जस्ट एंड कन्वीनियंट, अर्थात ऐसे अन्य अंतर्वर्ती आदेश कर सकेगा जो न्यायालय को न्याय संगत और सुविधापूर्ण प्रतीत हो। तो ये हम लोग सप्लीमेंटल प्रोसेसिंग सेक्शन 94 CPC देख रहे थे जो अनुपूरक कार्यवाहियों की बात करता है। अब हम लोग सेक्शन 95 देख लेते हैं जो बात करता है कंपनसेशन फॉर ऑब्टेनिंग अरेस्ट, अटैचमेंट और इंजंक्शन ऑन इनसफिशिएंट ग्राउंड, अर्थात अपर्याप्त आधारों पर गिरफ्तारी, कुर्की या व्यादेश अभिप्राप्त करने के लिए प्रतिकर। सेक्शन 95 बात करता है वेयर any suit in which the arrest or an attachment has been effected or a temporary injunction granted under the loss processing section, it appears to the court that such arrest, attachment or injunction was applied for an insufficient ground, B, or the suit of the plaintiff fails and it appears to the court that there was no reasonable or probable grounds for instituting the same. The defendant may apply to the court and the court may upon such application award against the plaintiff by its order such amount not exceeding 50,000 rupees as it deems a reasonable compensation to the defendant for the expense, injury, including injury to the reputation caused to him.
provided that a court shall not award under this section an amount exceeding the limits of its pecuniary jurisdiction। अर्थात सेक्शन 95 कहता है कि अपर्याप्त आधार पर गिरफ्तारी, कुर्की या व्यादेश अभिप्राप्त करने के लिए प्रतिकर। तो जहाँ किसी वाद में जिसमें इससे ठीक पहले यानी कि 94 के अधीन कोई गिरफ्तारी या कुर्की कर ली गई है या अस्थायी व्यादेश दिया गया है, तो न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसी गिरफ्तारी, कुर्की या व्यादेश के लिए आवेदन अपर्याप्त आधारों पर दिया गया था अथवा वादी का वाद असफल हो जाता है और न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि उसके संस्थित किए जाने के लिए कोई युक्तियुक्त या अधिसंभाव्य आधार नहीं था, वहाँ प्रतिवादी न्यायालय से आवेदन कर सकेगा और न्यायालय ऐसे आवेदन पर अपने आदेश द्वारा 50,000 रुपये से अधिक इतनी रकम वादी के विरुद्ध अधिनिर्णित कर सकेगा जितना वह वादी के लिए उसके द्वारा किए गए व्यय के लिए, उसे क्षति के लिए, क्षति में प्रतिष्ठा की क्षति भी आती है, जो उसे युक्त लगेगा 50,000 तक उसको हर्जाना दिला सकेगा। परंतु न्यायालय अपने धन संबंधी अधिकारिता की परिसीमाओं से अधिक रकम इस धारा के अधीन अधिनिर्णित नहीं करेगा, यानी कि जो उस कोर्ट का पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन है वह उसके अधीन रहकर ही 50,000 तक का ऐसा हर्जाना, ऐसा कंपनसेशन दिला सकता है। सब सेक्शन 2 बात करता है सेक्शन 95 का कि एन ऑर्डर टू डिटरमाइनिंग एनी सच एप्लीकेशन शैल बार एनी सूट फॉर कंपनसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच अरेस्ट, अटैचमेंट और इंजंक्शन, यानी कि ऐसे किसी आवेदन का अवधारण करने वाले आदेश ऐसी गिरफ्तारी, कुर्की या व्यादेश के संबंध में प्रतिकर के लिए किसी भी वाद का वर्जन नहीं करेगा। तो ये हम लोगों ने सेक्शन 88 से लेके सेक्शन 95 सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का अध्ययन किया। आगे हम लोग अपील के बारे में पढ़ते हैं सेक्शन 96 से आगे। तो बने रहिए हमारे सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के बेयर एक्ट लेक्चर सीरीज के साथ। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद।